नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसी स्थिति में ऐसे लगता है जैसे जीवन ठहर सा गया है। माननीय प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, वाइस चांसलर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अथक प्रयास, चाहे वो विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित हो या किसी भी उनकी जरूरत का हिस्सा हो, वो सदैव एक पूरे दिल से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। आज क्योंकि हम सब अपने घरों तक सीमित हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक मन में एक डर और एक भय का अनुभूति होना स्वाभाविक है। इस महामारी को लेकर विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सहयोग से एक सीरीज योग और एक मेडिटेशन को लेके एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से जो योग की विभिन्न क्रियाएं हैं, वो आपको न केवल एकाग्रता कंसंट्रेशन बनाने में आपको सहयोग देंगे, मगर आपको एक शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखेंगे। इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से आभारी हूँ डॉक्टर राजबीर देसवाल जी का, जिन्होंने हमें समय दिया। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से संबंधित हैं और इस कार्यक्रम के संचालन में वो हमसे जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी छात्र कल्याण विभाग में योगा टीचर डॉक्टर जगमती देसवाल जी, उनके दिशा निर्देशन में प्रोफेसर आर.पी. गर्ग, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और मैडम सपना और नवीन और ऋषि, जो लगातार इस छात्र कल्याण विभाग में योगा की बच्चों को एक ट्रेनिंग देते हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। इस कार्यक्रम की एक खास विशेषता है, वो ये कि इस कार्यक्रम, इस योग अभ्यास में हमारे विश्वविद्यालय की छात्राएं, जो पुष्पा और राजकुमारी, हमारी दो बेटियां, ये सारे योग की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक आदरणीय वाइस चांसलर जी के विजनरी आइडिया के कारण जो एक खास सीरीज ये शुरू हुई है, ये निश्चित रूप से आपका जो आत्म बल है उसको मजबूत करने में सहयोग करेगी और हम सब मिलकर एकजुट होकर इस कोरोना की खतरनाक लड़ाई से इसको दूर करने में सफल होंगे। धन्यवाद। इस उपलक्ष्य में हम एक संक्षिप्त सामान्य योग अभ्यास जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख सके, उसका एक नमूना हमने तैयार किया है। आप घरों में रह करके इसके अनुसार अपना अभ्यास कर सकते हैं। सभी आयु के व्यक्ति इसमें सम्मिलित होकर के बच्चों के साथ करेंगे तो और भी अधिक लाभकारी होगा।
हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा से समर्पित होकर के जिन्होंने हमें मानव जीवन दिया, उसके लिए हम गायत्री मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब हम कुछ व्यायाम और आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हमारे जो शरीर की जो जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, उन्हें लचकदार बनाने के लिए अभ्यास करेंगे। हाथों का सर्वप्रथम दोनों हाथों की कंधों की सीध में रख के उंगलियों का अभ्यास करें, क्योंकि हर शरीर का मूवमेंट होना जरूरी है ताकि वो सक्रिय रहें, निरोग और सबल बने। सामने की तरफ भी अभ्यास करें, दोनों मुठ्ठियां बंद करके कर सकते हैं। इससे हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, निरोग बनेंगे, उनसे टॉक्सिन दूर होंगे। अब इसी क्रम में हम अभ्यास करेंगे गर्दन की। गर्दन को सर्वप्रथम श्वास निकालते हुए आगे की तरफ पूरा झुकाएंगे। धीरे धीरे, ध्यान रहे झटका किसी प्रकार ना लग पाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। चिन्ह को कोशिश करें छाती से टच हो जाए। खिंचाव डालें गर्दन की मांसपेशियों में। पीछे श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आने के उपरांत फिर दाईं ओर सिर को दाएं कंधे से नजदीक लाने की कोशिश करें, झटका नहीं लगना है। धीरे करेंगे। योग अभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम धीरे करने से ज्यादा लाभ होता है। उसी तरह बाएं ओर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास सामान्य गति से करते रहें। एक बार फिर रिपीट करेंगे। दाईं ओर बाईं ओर धीमी गति से करते हुए अब हम रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। 2-2 3-3 चक्कर। इसमें ध्यान रहे कईयों को चक्कर आते हैं तो आंखें खुली रखें। जिनको बेचैनी होती है वो आंखें खुली रख सकते हैं। 2-2 3-3 चक्कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार लगा करके आप गर्दन की मांसपेशियों को सबल बनाएं। अगला अभ्यास कमर के लिए। कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, ताकि हम आगामी जो अभ्यास करें उनमें किसी प्रकार का मांसपेशियों में नुकसान ना हो, उसके लिए कमर की मांसपेशियों के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कमर को रोटेट करेंगे। ये अभ्यास आप धीरे धीरे आराम से यथाशक्ति आप जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम सूक्ष्म व्यायाम के उपरांत सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य स्रोत सर्व ऊर्जा का स्रोत है। समस्त प्राणी जगत इसी से ऊर्जा लेकर के अपना विकास करता है और उसकी प्रक्रिया जीवन की चलती है सूर्य की ऊर्जा से। सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम शरीर की विभिन्न स्थितियों के माध्यम से सूर्य की उपासना करते हैं। इसमें कुल 12 आसन होते हैं, जिनमें हमारे जो टांगों के, कंधों के,
कमर के जितनी मांसपेशियां हैं वो सबल बनती हैं, निरोग बनती हैं और हम उसके अनुसार ही श्वास प्रश्वास करते हुए हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना में हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ जब हमारे जॉइंट्स ठीक होंगे तो हमारा शरीर भी सक्रिय होगा। तो ये 12 स्टेप्स इन्होंने कहे हैं। अब हम बारी बारी से इनका एक बार अभ्यास फिर करेंगे कि ये 12 स्टेप किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य नमस्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए हैं। सबसे पहले नमस्कार, परमात्मा को प्रणाम। हस्तोत्तानासन, शरीर के अंदर श्वास भरते हुए पूरा खिंचाव डालें, यथाशक्ति कर सकते हैं, जल्दी नहीं करना है, धीरे करना है। तीसरा पाद हस्तासन, श्वास निकालते हुए यथाशक्ति आगे झुकेंगे, कोशिश करें सिर घुटनों से लग जाए और कोहनी पीछे की तरफ, क्योंकि अभ्यासी बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप जितना आराम से कर सकते हैं उतना करेंगे। अगला अश्व संचालन आसन, इसमें दाईं टांग आगे है और बाईं टांग को पीछे खींचा है, ऊपर की तरफ श्वास भरते हुए शरीर को खींचना है। अश्व संचालन आसन। पांचवा पर्वत आसन, शरीर की आकृति पर्वत के समान बनी है तो नाम पर्वत आसन। ये भी हमारी कमर की जो मांसपेशियों का स्ट्रेंथन करेगा और उसके अंदर रक्त प्रवाह मांसपिंडलियों के अंदर भरेगा और हम स्वस्थ रह सकेंगे, एकाग्रता भी बढ़ेगी। अगला भुजंगासन, षष्टांगासन। इसमें शरीर के 6 अंग शरीर से टच करते हैं, पंजे, घुटने, दोनों हाथ, ठोडी और छाती। षष्टांग आसन। अगला श्वास भरते हुए भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सर्प को। इसमें सर्प के समान जो फन है उसके समान शरीर की आकृति बनती है, इसलिए भुजंग आसन में श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है और नाभि से ऊपर के लिए लाभकारी है। अब यहाँ से अब रिपीट होंगे आसन। पर्वत आसन, जैसा 5 था ऐसे ही 8 है, ये उसी के समान लाभ है। और अब अश्व संचालन आसन, पहले हमने राइट लेग आगे की थी, अब लेफ्ट। उसी प्रकार अश्व संचालन का 9वां क्रम हमने किया। 10वें क्रम में उसी प्रकार पाद हस्तासन, शरीर को खींच करके आगे लगाना है और घुटनों के साथ सिर लगाने की कोशिश करें। जो नहीं लगा सकते यथाशक्ति प्रयास करेंगे। 11 श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तान, पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ेंगे, पूरा श्वास अंदर है। श्वास छोड़ते हुए 12वां नमस्कार। हम इस प्रकार सूर्य की आराधना करते हुए अपने शरीर को हमने सक्रिय किया है, क्योंकि अभ्यास करने के लिए शरीर के अंदर जिस प्रकार हमने सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार के माध्यम से शरीर के अंदर लचक उत्पन्न की है, ताकि आगामी अभ्यास हम अच्छी प्रकार से करें। आसन बहुत प्रकार के हैं और हम उनको आयु के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम खड़े होने वाले कुछ आसन करेंगे। पहला आसन करेंगे ताड़ आसन। ताड़ एक वृक्ष का नाम है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अध्ययन किया कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों के नाम से आसनों की स्थिति देखी और उनका नामकरण किया। इसमें शरीर का पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ पड़ता है एड़ियां ऊपर उठाने से, और श्वास की गति भी धीमी रहती है। ये हमारे पूरी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है। दूसरा आसन करेंगे त्रिकोण आसन। इसमें पैर यथाशक्ति खोलने हैं और शरीर की आकृति एक त्रिकोण के समान बनती है। अब जो हाथ है नीचे की तरफ पैर के पास लगाएंगे, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ देखना है, गर्दन भी ऊपर मुड़ेगी, हथेली की तरफ देखिए। अब इसी तरह से करते हुए दूसरी तरफ अभ्यास करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे कमर के अंदर या किसी भी
ज्वाइंट के अंदर जर्क नहीं लगना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। धीमी गति से आसन किए जाते हैं, सहज और शिथिल होकर के सहजता के भाव से आसन का अभ्यास होता है। ये त्रिकोण आसन का अभ्यास इन्होंने किया। कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है। कमर का मोटापा कम होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। अगला वृक्ष आसन, एक एक पैर से करेंगे। इसमें एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर की थाई के ऊपर लगा करके दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हाथ ऊपर मिला करके शरीर का पूरा खिंचाव पंजे से लेकर के हाथ की उंगलियों तक निरंतर खिंचाव का अनुभव करते हुए शरीर की मांसपेशियों को टोन अप करेंगे और हमारा जो शरीर है वो शिथिल भी रहेगा और उसमें एकाग्रता भी मानसिक हमारी बढ़ेगी। ये बहुत ही, क्योंकि आसन का लाभ केवल शारीरिक नहीं मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जब हम अंतर मन से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर सर्वांगीण विकास का लाभ हमें मिलता है। दोनों तरफ से अभ्यास इन्होंने किया। अब हम आगामी अभ्यास के लिए लेट जाएंगे। लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आराम से, जैसे भी आप आराम से कर सकते हैं। आप अपने पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेट करके शरीर में पूरा खिंचाव डालना है। नाम है इसका नाड़ी तानासन। हमारे शरीर की समस्त नस नाड़ियां, ऐसा मानते हैं 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं, पंजों को आगे खींचा है, हाथों को उल्टा हथेली करके पीछे की तरफ खिंचाव डाला है, पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव होता है और शरीर पूरा मांसपेशियां टोन अप होती हैं, रक्त संचार बढ़ता है और हमारा स्वास्थ्य वर्धन होता है, मानसिक शांति मिलती है। ये हमने नाड़ी तान का अभ्यास किया। अब अगला अभ्यास करेंगे, क्योंकि पीठ के बल वाले आसन हमें आराम भी देते हैं और हमें ऊर्जा भी देते हैं। अब करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों पैर मिला करके धीरे धीरे जमीन से केवल आधा पौना फुट ऊपर उठाएंगे। इसमें हमारी जो पेट की मांसपेशियां हैं उस पर खिंचाव पड़ता है। टांगों की थाइस की मांसपेशियां सबल बनती हैं, निरोग बनती हैं और सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होता है जिनके पेट में वायु बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, जठराग्नि कमजोर है। वो स्वस्थ बन करके योग के इस अभ्यास का लाभ ले सकते हैं। सभी आयु के इसको आराम से कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सब व्यक्ति इसको बड़े आराम से कर, जो दोनों पैरों से ना कर सके वो एक एक पैर से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़िए, आराम से टखने के पास से उसी तरफ वाले टखने को हाथ से पकड़ेंगे। एक तरफ अंगूठा उंगलियां करके श्वास भर के धीरे धीरे कमर को श्वास भरते हुए कमर से ऊपर की तरफ खिंचाव डालना है। अब यथाशक्ति जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, क्योंकि हम सामान्य रूप से आगे की तरफ झुके रहते हैं। अब इसमें हम उसके विपरीत अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो आराम भी मिलता है और वो सशक्त और सबल निरोग बनती हैं और हमारी मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है, क्योंकि हम अंतर मन से जुड़ करके आसन का अभ्यास कर रहे हैं। अब एक बहुत ही अच्छा आसन और हम करेंगे इसके साथ ही, पवन मुक्त आसन। आज के दिन हमारा जो पाचन प्रणाली है वो अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण बहुत बाधित रहती है, तो पवन मुक्त आसन उसमें बहुत ही लाभकारी है। जिनको पेट में वायु बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और बेचैनी रहती है, वो पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती पे दबाया है इन्होंने। अब इसी प्रकार दोनों तरफ से इसको दोनों पैरों से बारी बारी से धीरे धीरे करेंगे। अब मैं ये ध्यान फिर दिला रहा हूं कि किसी भी आसन में तत्परता और झटका नहीं लगना चाहिए। एकाग्र होकर के शांत भाव से इसका अभ्यास करेंगे
तो निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि स्थिर सुखम आसन, यानी कि सुख भी और स्थिरता साथ साथ चलती हैं योग के आसनों के अभ्यास में। अब इसको जब आप एक एक पैर से कर लें तो आप दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को भी उसी प्रकार मोड़ा, छाती पर ले गए। इस अवस्था में श्वास बाहर रोकना है, यथाशक्ति रोके रखिए, और फिर श्वास लेने की जब इच्छा हो तो धीरे धीरे पैरों को सीधा कर करके पवन मुक्त को संपन्न करेंगे। ये हमने कमर केवल लेट करके कुछ आसनों का अभ्यास किया। ये सभी आसन आप सभी व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध है, बच्चा है, जवान है, सभी अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर सकते हैं। अब इसी क्रम में, क्योंकि योग के आसन सभी प्रकार से किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार, तो पेट के बल आसन हम कुछ करेंगे। अब अपना बाएं करवट लीजिए, क्योंकि बाएं करवट हार्ट होता है, हार्ट की साइड लेट करके हमें पेट के बल की अवस्था में आना है, और दोनों हाथों को भुजंग आसन की अवस्था में लाएंगे। कंधे के नीचे हथेली रखते हुए श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए यथाशक्ति नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे। भुजंग आसन जैसा नाम है, सर्प के फन के समान शरीर की आकृति बनती है, नाभि इसमें टिकी रहेगी। इसमें गर्दन और छाती से के जो पसलियां हैं और हमारी हथेलियां हैं, कंधा है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये विशेष रूप से लाभकारी है नाभि से ऊपर के भाग के लिए। अब इसमें रिलैक्स करने के लिए जब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो इस अवस्था में आराम के लिए आप दोनों हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगा करके इस आराम अवस्था में भी रह सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक अभ्यास और जिनसे ये नहीं हो पाता है वो और एक और सरल है इसका अभ्यास। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं और हथेलियों को इंटरलॉक कर लें। उंगलियों को इंटरलॉक करके हथेलियां मिलाएं, कोहनी सीधी करें, श्वास भरते हुए उसी प्रकार गर्दन और छाती को ऊपर उठाएं। ये भी भुजंग आसन की एक स्थिति है, सर्पासन नाम बोलते हैं इसको, और इससे भी वही लाभ होता है। हमारे जो स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन का दर्द है, उसमें पूर्ण लाभ इसमें मिलता है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत लाभकारी आसन माना गया है। अब आसनों के अंदर बीच बीच में हम आराम करते हैं ताकि थकान, क्योंकि आसनों के अंदर थकान नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम हर बीच में थोड़ा सा विश्राम करते हैं और फिर अगला आसन की तैयारी करते हैं। अब हम इसी क्रम में, हमने जब नाभि से ऊपर का अभ्यास किया, नाभि से नीचे के भाग के अभ्यास के लिए करेंगे अर्ध शलभासन। एक एक पैर से धीरे धीरे उठाएंगे, पैर सीधा, जितना ज्यादा यथाशक्ति आप ऊपर उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करेंगे। धीरे से टांग सीधी, पूरा खिंचाव डालें, ठोड़ी जमीन पर लगी हुई है, हथेलियों का रुख जमीन पर, पूरा दबाव डाल करके जितना आप आराम से सांस भर के उठा सकते हैं। इसमें सांस अंदर रोक के रखने की कोशिश करें। जो नहीं रोक सकते हैं वो धीमी गति से श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से इसी प्रकार धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे से ले जाना है। जितना धीमी गति से करेंगे उतने ही हमारा जो मांसपेशियों को और हमारे जो शरीर की जितनी प्रणालियां हैं अधिक लाभ उनको मिलेगा। कमर दर्द के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। जो लगातार बैठे रहते हैं, जो दफ्तरों में काम करते हैं, महिलाएं गृहिणी घर में काम करते हुए कमर के दर्द से ग्रस्त हैं, उन्हें इस आसन से बहुत लाभ मिलता है। जो इससे थोड़ा सा आगे कर सकते हैं वो शलभासन दोनों पैरों से भी अभ्यास कर सकते हैं जितना आराम से। इसमें ये विशेष ध्यान रखें कि झटका नहीं लगना चाहिए। झटका के बगैर करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। जिनको प्राय डॉक्टर कमर दर्द में L4-5 में दर्द बताते हैं डिस्क स्लिप होने के कारण, वो इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों में उसको पूरा लाभ इससे मिल सकता है। लेकिन जब वो दर्द की अवस्था है तो उसको धीरे धीरे पहले और दूसरे सहायक आसन करके उस अवस्था तक आए ताकि कमर के दर्द वाले को इसमें नुकसान ना हो। ये विशेष ध्यान रखें। और जिनको हाई बीपी है वो भी धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। अगला आसन हम करेंगे
शशांक आसन। दोनों हाथ कंधे के नीचे रखते हुए कमर को ऊपर उठाएं थोड़ा सा, और नितंब को दोनों टखनों के ऊपर रखते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे। और फिर हम यहाँ से शशांक आसन करेंगे। पैर जितना आप खोल सकते हैं खोल लीजिए, ना खोल पाए तो भी श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को आगे की दिशा में ले जाइए और जमीन के ऊपर स्लिप करते हुए पूरा जितना शरीर को आगे की तरफ खींच सकते हैं खींचने का प्रयास करें। सांस इस अवस्था में, क्योंकि योग में आगे झुकने वाले आसनों में सांस बाहर निकालते हैं और जो पीछे मुड़ते हैं तो श्वास अंदर होता है। ये प्राय अभ्यास में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो ये हमने पूरे शरीर को एक शशांक आसन की अवस्था में अभ्यास किया है। खरगोश जब रेस्ट करता है तो वो इसी अवस्था में होता है, क्योंकि वो हर समय तत्पर रहता है अपनी प्राण रक्षा के लिए। तो हमने इस प्रकार अपने शरीर को खिंचाव डाल करके शशांक आसन की अवस्था इसमें बनाई। कमर की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी, मानसिक एकाग्रता, मन शांत रहता है और हम स्वस्थ शरीर से ही नहीं मन और आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहते हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसी प्रकार दोनों पैरों को खोले रखिए जैसे पहली अवस्था थी। दोनों हाथों को अब कंधे के पीछे ले जाएंगे बारी बारी से, दोनों हाथों को उत्तान मंडूकासन, और कोशिश करेंगे कंधे पकड़ के खिंचाव डालेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस में हमारा जो लंग्स है वो प्रणाली ज्यादा स्वस्थ होगी, तभी हम इस रोग से बच सकते हैं। तो इसमें हमने पूरी चेस्ट की जो है खिंचाव डाला है। दोनों हथेलियों को कंधे के पीछे पकड़ करके शरीर को सीधा खींचेंगे तो रिब्स के ऊपर की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ेगा और हम श्वास प्रश्वास भी अच्छी प्रकार से ले सकेंगे और हमारा चेस्ट रीजन सबल बनेगा, निरोग बनेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसी वज्रासन की अवस्था में हम एक आसन और अभ्यास करेंगे, मंडूक आसन। मंडूक आसन भी हमारे लिए बहुत लाभकारी है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। इसमें दोनों हाथों को हम पेट के ऊपर रखते हैं, श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। कोशिश करते हैं जितना हम आगे झुक सकें, जो ना झुक सकें जितना भी आप कर पाए उतना आराम से करके पेट के ऊपर श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकना है। ये मंडूक आसन हमारे जो पेट की आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, आंतड़ियां हैं, किडनी है, लीवर है, वो निरोग बनते हैं और सबसे ज्यादा लाभकारी है डायबिटीज के रोगियों के लिए, विशेष रूप से लाभकारी है। वापस। अब इसी क्रम में हम एक कमर को लचकदार बनाने के लिए एक अभ्यास और कर सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पर इसी प्रकार खड़े होकर के सांस भरते हुए, क्योंकि हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे, अब सांस भर के दोनों हथेलियों को कमर के पीछे लगा करके और गर्दन को धीरे से पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। जितना आराम से कर सके करें। उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन है, ये ऊंट के गर्दन के समान शरीर की आकृति बनती है, इसलिए इसी का नाम ये है। ये भी गर्दन और कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है। इसको बच्चे या बड़े आराम से कर सकते हैं। बुजुर्ग यथाशक्ति इसको करें। जिनका बीपी ज्यादा है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, वो ज्यादा ना झुके। अब हमने खड़े होने वाले कमर के बल और पेट के बल आसन किए और अब बैठने वाले आसन कुछ करेंगे, क्योंकि शरीर की विभिन्न स्थितियों के अंदर जब हम अभ्यास करते हैं तो सर्वांगीण लाभ हमें मिलता है इनके अभ्यास से। तो अब करेंगे हम वक्र आसन का पूर्व अभ्यास। इसमें क्या करते हैं, श्वास निकालते हुए दोनों तरफ हथेली टिकाएंगे कमर के पीछे, ताकि हमारी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें लचक उत्पन्न हो और जो भी अभ्यास करें हम उसको सरलता से कर सकें, किसी प्रकार की उसमें खिंचाव ना पड़े। ये इन्होंने इसका पूर्व अभ्यास किया। अब वक्र आसन। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। एक टांग को मोड़िए, बाएं टांग को मोड़ लें, दाएं टांग को मोड़ लें, बाएं को, जो भी आप सुविधाजनक समझें।
और उसके घुटने के ऊपर से अपना हाथ लगा करके पंजा पकड़ने की कोशिश करें। पीछे वाले हाथ को कमर सीधी रखने के लिए कमर के साथ सटा करके रखें और गर्दन को कंधे की सीध में पीछे मोड़ दें और कंधे की सीध में देखते हुए सामान्य गति से श्वास लेते हुए जितना खिंचाव कमर के ऊपर डाल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को लचकदार बनाने के लिए डालें। और फिर दूसरी तरफ दोनों तरफ इसका अभ्यास करेंगे। पहले हाथ ऊपर वाला छोड़ेंगे, फिर पीछे वाले हाथ को इसी प्रकार करेंगे तो कर्म से करते हुए ये आसन करने में अच्छे भी लगेंगे और लाभ भी हमें पूरा मिलेगा। तो दूसरी तरफ से भी वक्र आसन उसी प्रकार हमने पूरी रीढ़ की हड्डी को एक ट्विस्ट किया है, क्योंकि हमने आगे मुड़ने वाले भी किए हैं, पीछे मुड़ने वाले भी किए हैं, लेकिन कमर जो रीढ़ की हड्डी है हमारी उसको हमने ट्विस्ट नहीं किया है। इस वक्र आसन के माध्यम से पूरा ट्विस्ट करते हैं। हमारी पेट की जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है। जठराग्नि जो हमारे पेट की जो शक्ति है, पाचन प्रणाली, वो सशक्त बनती है, निरोग बनती है, वायु विकार दूर होते हैं और हमारे जो श्वास लेने की प्रक्रिया वो भी सही बनती है। अब अगला अभ्यास करेंगे इसी क्रम में गौमुख आसन। गौमुख आसन भी विशेष रूप से हमारा जो चेस्ट रीजन है उसके लिए लाभकारी है। इसमें हम पैरों को, दोनों घुटनों को घुटने के ऊपर रखते, पंजे पीछे की तरफ खींच के और बारी बारी से कमर के पीछे अपने हाथों से ग्रिप बनाएंगे उंगलियों की, गर्दन कमर सीधी रखते हुए खिंचाव डालेंगे चेस्ट के ऊपर। ये दोनों तरफ से इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे जो छाती की रिब्स के ऊपर मांसपेशियां हैं वो सशक्त बनेगी, सबल बनेगी और हमारा जो श्वसन प्रणाली है वो निरोग बनेगी और हमारा जो कोरोना से जो हमारा अभियान है योग के माध्यम से निरोग होने का, उसको बहुत बल मिलेगा। वो हम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, पूरा लाभ उससे प्राप्त कर पाएंगे। ये हमने गौमुख आसन का अभ्यास किया। गौ के मुख के समान क्योंकि टांगों की स्थिति बनती है, इसको धीरे धीरे दोनों तरफ से अभ्यास कर सकते हैं जैसा आपके समय है, आपके पास है। अब इनका रिपीटिशन आप अपने आप समय के अनुसार आप कर सकते हैं। एक आसन और करेंगे इसमें, जानु सिरासन। जानु का अर्थ होता है घुटना और सिर, इनका समन्वय जिस आसन में बने वो नाम है जानु सिरासन। ये आगे झुकने वाला आसन है। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकते हैं और कोशिश करते हैं हमारा सिर घुटने के पास लगे, ना लग पाए तो भी हमने इस दिशा में प्रयास करना है और कोशिश ये करनी है पैर का अंगूठा पकड़ा जाए, पंजा पकड़ा जाए, टकना पकड़ा जाए, जहां से भी आप यथाशक्ति पकड़ सकते हैं, पकड़ करके आगे की तरफ झुकना है, सांस निकालते हुए झुकना है, पेट पे दबाव डालना है, पेट के जो रोग हैं वो दूर होते हैं। इसी प्रकार अभ्यास करते हुए धीरे धीरे वापस आकर के हम इस अभ्यास को दूसरी टांग से भी इसी प्रकार करेंगे, जानु सिरासन। ये हमारा जितना भी पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली है उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है ये। इसको हम जिनको बीपी ज्यादा रहता है या कमर का दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें, वो इसके स्थान पर इससे पहले वाला जो हमने अर्ध उष्ट्रासन किया था उसका अभ्यास इसके स्थान पर कर सकते हैं। जो ठीक ठाक है, फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, वो श्वास निकालते हुए इसको 1-2 मिनट तक के लिए रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये आपको और भी अधिक लाभकारी होगा। वापस आकर के हम अब अगला अभ्यास करेंगे। दोनों तलवों को मिलाइए, बटरफ्लाई बहुत ही आसान है, बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी। ध्यान इसमें ये रखना है कमर गर्दन सीधी रहे और हमें जो थाइस की जो हमें पद्म आसन जो करते हैं उसके अंदर दिक्कत आती है, उसके लिए भी ये सुविधाजनक होगा। कुछ आसन जो हमें जो लचक कमर के अंदर लचक जंघामा होनी चाहिए वो इसके माध्यम से हम विकसित करते हैं। बटरफ्लाई भी एक बड़ा लोकप्रिय आसन का अभ्यास हमने किया है। इस श्रेणी में अब हमने आसनों का अभ्यास
संपन्न करते हुए जो महत्वपूर्ण योग का अंग है प्राणायाम और षटकर्म। षटकर्म के अंतर्गत हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जो भी आसन, भद्रासन में आप आराम से बैठ सकते हैं। किसी में भी बैठ जाएं और घुटनों के ऊपर हथेली रख के, दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख के हमने कपालभाति का अभ्यास करना है। ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही ढंग से ना करने के कारण इसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलता। इसकी प्रक्रिया समझने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, श्वास को एक बार पूरा बाहर निकालिए, यथाशक्ति बाहर निकालें। जैसे आप निकालेंगे तो पेट की मांसपेशियां कंट्रैक्ट होंगी, विसरल ऑर्गन कंट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की अवस्था में जाएगा। और जब श्वास छोड़ेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा और पेट ढीला हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमने निरंतर करनी है, यानी कि जैसे श्वास को बाहर फेंकते हैं तो ये प्रक्रिया स्वतः ही अभ्यास में आती है। तो हम अब इसको निरंतर करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ये इसकी गति का विशेष ध्यान रखना है कि गति ज्यादा ना हो और ना ही कम हो। ये गति सामान्य जो गति है आम स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वो 1 सेकंड के अंदर 1 स्ट्रोक यानी कि श्वास को बाहर निकालना है। लेने की कोशिश नहीं करनी है, लिया अपने आप जाएगा। हमने ज्यादा ध्यान श्वास छोड़ने पर लगाना है। निरंतर इस प्रकार करें, 1-2 मिनट शुरू में इसका अभ्यास करेंगे। श्वास को जैसे बाहर फेंके। इसमें कई व्यक्ति नासिका के अंदर बहुत ज्यादा आवाज निकालते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो फ्रिक्शन है नासिका के अंदर, वो रक्त का संचार बढ़ाता है और उष्णता बढ़ती है, हमारे एसिडिटी बन सकती है। इसलिए ऐसा अभ्यास करें कि चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए प्रश्वास करना है, निरंतर प्रश्वास करना है और उसको कोशिश करनी है 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हम इसके लगा सकें। जब आप शुरू में अभ्यास करेंगे तो पेट की मांसपेशियां थक जाएंगी। उस अवस्था में पूरा थोड़ा सा रोक करके धीरा सांस लंबा खींच करके और आगे झुकेंगे, पेट के ऊपर दोनों हथेलियों को रखते हुए सांस निकालते थोड़ा सा आगे झुके, थोड़ा सा झुके, थोड़ा रुके। और इस अवस्था में हमारी जो रेक्टस मसल्स हैं पेट की, वो रिलैक्स हो जाएंगी और फिर हम उस अभ्यास को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। ये अभ्यास जिनको बीपी ज्यादा है या हार्ट की कोई और प्रॉब्लम है, ऑपरेशन आदि हुआ है, वो योग शिक्षक की सलाह से ही इनका अभ्यास करें। सामान्य व्यक्ति इसको कर सकते हैं, इससे बहुत अधिक लाभ, क्योंकि योग में सर्वाधिक लाभकारी ये षटकर्म का जो छठा भाग है कपालभाति, क्योंकि इसका असर जो है हमारे चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ता है। जब हम निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो रक्त संचार चेहरे की मांसपेशियों पर आएगा और वहां रक्त संचार बढ़ने के कारण जो हमारे टॉक्सिन्स है शरीर के अंदर, वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो हम निरोग हो जाएंगे, क्योंकि रोगों का कारण टॉक्सिन का बढ़ना ही है। वो फेफड़े से है चाहे मांसपेशियों में है। जब वो बाहर निकलेंगे तो हम रोग रहित होकर के एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो कपालभाति का अभ्यास सभी आयु वर्ग के व्यक्ति करें, लेकिन जिनको व्याधि है हार्ट की और पेट आदि का समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, उस अवस्था में जो शिक्षक हैं उनकी सलाह से इसका अभ्यास करना चाहिए। और ये आप नित्य प्रति सर्दियों में इसको करेंगे तो एलर्जी से भी बचेंगे और आप प्रफुल्लित रहेंगे। ऊर्जा का स्तर जो आपका हमारा बढ़ेगा और हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ जीवन में जी सकते हैं। अगला प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। इसमें हमें पहले ये देखना होता है हमारी कौन सी नासिका सक्रिय है। उस नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हैं, धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे। इसके लिए जैसा आप देख रहे हैं कि हस्त की मुद्रा कैसी बनाई जाए, तो ये कई मुद्राएं हस्त की मुद्राएं होती हैं। इसमें सबसे अच्छी ये होती है, पहले 2 उंगलियां मोड़ करके चौथी को तीसरी पे लगा करके अंगूठा दाएं नासिका पे रहेगा और तीसरी उंगली जो है वो बाएं नासिका पे रहेगी। इस प्रकार अल्टरनेट इसका अभ्यास करेंगे। जैसे हमने बाएं नासिका से श्वास भरा
तो उंगली को ऊपर की तरफ करके दाहिनी नासिका बंद रखेंगे, पूरा श्वास भरेंगे और फिर दोनों नासिका को बंद करके थोड़ी देर रोक सकते हैं। जिनको बीपी आदि है वो रोकने का प्रयास ना करें, वो धीरे धीरे प्रश्वास जो है दाहिनी नासिका से करेंगे। इस अवस्था में अंगूठा ऊपर की तरफ चलाया जाएगा, नासिका खुल जाएगी। इसी क्रम को हम रिपीट करेंगे। फिर हमें दाहिनी नासिका से सांस भरना है, पूरा सांस भर के फिर थोड़ा सा रोकिए और बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। इससे हमें जो हमारा श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है उसमें एक समन्वय बनता है, तालमेल बनती है। हमारी रीढ़ और पिंगला नाड़ी का जो क्रम है वो बढ़ता है। आप सामान्य देखेंगे दोनों नासिकाएं एक समान कभी नहीं चलती हैं। वो अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है तो वो आप ठीक कर सकते हैं इसके अभ्यास से। सारी सूर्य नाड़ी जो है वो दाईं नासिका में मानी जाती है और चंद्र नाड़ी बाईं नासिका में। इनका समन्वय ही हमारे शरीर का तापमान और हमारा मेटाबॉलिज्म शरीर का निर्धारित करता है और हमारा मन भी शांत रहता है। ये बहुत ही लाभकारी, जिनको बेचैनी रहती है, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, वो व्यक्ति इसका अभ्यास करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। जिनको हाई बीपी है उसमें भी ये अत्यंत लाभकारी है। मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है और हम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे तो हमारा सारा ग्रंथि संस्थान भी बहुत अच्छे से काम करता है और पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ हम प्राप्त करते हैं। ये हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। अब इसी क्रम में, क्योंकि हम लंग्स के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं कि हमारे लंग्स ठीक रहने चाहिए, उसके लिए हम एक अभ्यास और करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है कि गला सिकुड़ते हुए आवाज थोड़ी सी निकलेगी, उस आवाज को गला सिकोड़ने के बाद अनुभव करें। जैसे ही पूरा दोनों नासिकाओं से सांस अंदर भरेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रहेंगे, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की अवस्था में गर्दन कमर सीधी रखते हुए पूरा सांस धीरे धीरे अंदर भरिए, जितना यथाशक्ति भर सकते हैं भरिए। पूरा सांस भरने के बाद फिर थोड़ा सा रोक सकते हैं, जो स्वस्थ हैं वो रोक लें, और जिनको हाई बीपी की और कोई और व्याधि है, सिर दर्द है, माइग्रेन आदि है, तो वो धीरे धीरे बाईं नासिका से छोड़ दें। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से प्रश्वास करें धीरे धीरे। इसमें हमने गले का आकुचन किया है, गले को सिकोड़ा है। जब गले को सिकोड़ते हैं तो गले की मांसपेशियां, यूं कहते हैं कि कोरोना गले में पहले हमारा आक्रमण करता है और यहीं से वो विकसित होकर के फेफड़ों तक जाता है। तो गले की मांसपेशियों का अभ्यास करके हम इसको से जो है बच सकते हैं। थोड़ी सी आवाज इसमें निकलतेगी। कैसे निकलती आवाज? जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं, ये इस प्रकार की थोड़ी सी आवाज आएगी। फिर सांस रोक करके, या जो नहीं रोक सकते हैं, दाहिनी नासिका से को बंद कीजिए और बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये हमने उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किया। प्राणायाम में वैसे बंद लगते हैं, लेकिन जिनको बीपी ज्यादा है या सिर में दर्द रहता है वो निर्देश के अनुसार ही इसका अभ्यास करें तो अधिक लाभ उनको मिलेगा। इस प्रकार हमने ये आज एक संक्षिप्त क्रम में जो सामान्य व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है उस अभ्यास को हमने किया है। इसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, खड़े होने वाले, पीठ के बल लेटने वाले, पेट के बल लेटने वाले, बैठने वाले और कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम और उज्जयी का अभ्यास किया है। इस प्रकार ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए इसका अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। ये अभ्यास हमारे लिए बहुत ही लाभकारी। अब हम संपन्न करेंगे ओम का उच्चारण करते हुए। पूरा लंबा सांस भरेंगे। एक बार लंबा सांस भरेंगे
ओम की आकृति मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आ ओम में 3 शब्द हैं इसमें। लंबा सांस भरिए पूरा। उद्गीत प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। धन्यवाद। आप सब ने ये सीखने का प्रयास किया। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं, एकदम ज्यादा ना करें। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जो संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ है वो घर में रह करके ही आप इसका अभ्यास करें। आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और स्वास्थ्य बिगड़ने से रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इसके साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखें। भोजन हमेशा ताजा, सुपाच्य और सात्विक आहार करें। और प्रातः काल जो हमारी दिनचर्या क्योंकि व्यवस्थित हो जाती है, आराम प्रस्त ना हो, नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य उदय के समय आधा पौना घंटा पहले या आधा पौना घंटा बाद इसका प्रयास करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा हमें और हम स्वस्थ रह सकेंगे। हमारे राष्ट्र को इस महामारी से बचाने में अपना सहयोग दे सकेंगे और हमारा जीवन भी सुखी और शांति से व्यतीत होगा। अंत में प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।